साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पर हम सीएसआईआर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। उसी के क्रम में यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस को और सेलेक्ट किया है, जो कि आपका सीएसआईआर 2020 का क्वेश्चन है। जाके देख लीजिएगा, शिफ्ट सेकंड में जो पेपर कंडक्ट हुआ था, ये वो क्वेश्चन पेपर का पेपर है, क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपका 17 क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे सीएसआईआर ने डिजाइन किया है। और एक नज़र में आपको देखने से लगेगा कि बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन और बहुत बड़ा ज्ञान हमको होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसको एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन के साथ आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे एक पार्शियल कोडिंग सीक्वेंस आपको जीन का दिया गया है 5 to 3 प्राइम। कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीपेप्टाइड्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द अबव डीएनए सीक्वेंस इन एनी ऑफ द 3 पॉसिबल रीडिंग फ्रेम। कहने का मतलब है कि आप कुछ भी कर लो, कौन-सा ऐसा कोडॉन है या कौन-सा ऐसा सीक्वेंस है जो कि आपको नहीं देखने को मिलेगा जब आप ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन करते हैं। तो हालाँकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट लोगों के डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं। बट मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा और जिसके बेसिस पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँगा, उसको देखिएगा और अपने ऊपर विचार कीजिएगा कि क्या ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। तो जैसा कि हमने जेनेटिक कोडॉन, जो कि मेरा एक लेक्चर अवेलेबल है 2 बार 3 बार, और चूँकि ये डीबीटी और आईसीएमआर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक हुआ करता है, तो इसके बारे में बहुत चर्चा किया है अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो जेनेटिक कोडॉन जब हमने पढ़ाया था तो आपको मैंने ये बताया था कि जो आपके स्टार्ट कोडॉन होते हैं बेटा, वो आपके कौन-सा कोडॉन जो होता है वो आपका स्टार्ट कोडॉन होता है, वो आपका एयूजी जो होता है ये आपका स्टार्ट कोडॉन होता है, जो कि कोड करता है मेथियोनिन को। और ये कहानी आपकी लगभग 98% केस में जो स्टार्ट कोडॉन होता है वो आपका एयूजी होता है। और रिमेनिंग 2% केस में जब कभी कोई एक्सेप्शन की केस आती है, वहाँ पर आपका जीयूजी जो होता है, ये आपका स्टार्ट कोडॉन होता है, जो कि आपके वैलीन को क्या करता है, नॉर्मली ये किसको कोड करता है, वैलीन को कोड करता है। लेकिन जब ये स्टार्ट पोजीशन पे आता है, तब ये स्टार्ट कोडॉन का काम करता है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना था कि चूंकि जब आपकी पेप्टाइड्स की सिंथेसिस होगी, तो यानी कि जब पहला अमाइनो एसिड एयूजी रीडिंग फ्रेम में रीड किया जाएगा, तो यानी कि उस सीक्वेंस में आपको मेथियोनिन अमाइनो एसिड जरूर देखने को मिलेगा। यही इस क्वेश्चन का की पॉइंट्स था कि जहां से आप आंसर को टैकल कर सकते थे। तो यानी कि जो भी आपके पेप्टाइड के सीक्वेंस बनेंगे, वहां पे मेथियोनिन होना बहुत आवश्यक है। अब जैसे कि देखा जाए तो एक पेप्टाइड के सीक्वेंस में इन्होंने फर्स्ट पोजीशन पे मेथियोनिन रखा है, तो ये बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस बन के तैयार होगा कि इस इनिशिएशन कोडॉन के फॉर्म में जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे आपका मेथियोनिन है, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जब आप रीडिंग फ्रेम बनाओगे तो आपको मेथियोनिन आपको यहाँ मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको मेथियोनिन इस एंड पर भी मिल जाए, कोई पॉसिबिलिटी है, बट कुल मिला के इस रीडिंग फ्रेम में आपको मेथियोनिन देखने को मिल रहा है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। इसी तरीके से फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मेथियोनिन जो है वो आपको रखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन में आपको मेथियोनिन मिल रहा है, और एक ऑप्शन यहाँ पे जो रखा हुआ है जहाँ पे आपको मेथियोनिन नहीं देखने को मिल रहा है और ना ही आपको इसकी जगह वैलीन देखने को मिल रहा है। तो यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये आपको किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकता है। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे ट्रैक किया, ये आप समझ सकते हैं। बाकी करने वालों के अप्रोचेस डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि आप यहाँ से 3 प्राइम टू 5 प्राइम सीक्वेंस बना के उसकी बेस पेयरिंग करके आप दुनिया भर का अप्रोच लगाओ, बट चूंकि जो स्मार्ट अप्रोच है, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन ही प्योर है, ये आपके कोडॉन से भी आधारित होता है। तो आप वहां का कॉन्सेप्ट लाकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से नंबर यहाँ पे गेन कर सकते हैं। तो आगे से ये पॉइंट को याद रखिएगा। बाकी जो भी आपका स्टार्ट कोडॉन होता है वो आपका एयूजी होता है, मेथियोनिन को कोड करता है, एक्सेप्शन केस में आपका जीयूजी होता है और वैलीन को कोड करता है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट केस में आपका मैचिंग है, जो कि मैंने आपको बोला है कि आपको सेल साइकिल बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, उसका रेगुलेशन जो है वहां से क्वेश्चन बनते हैं। हमारे पास भी समय होगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट अभी जो आपके पास काम है किस तरीके से आप मैचिंग के क्वेश्चन में कमांड बनाइए, ताकि जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें पता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल P27 है, V1 है, CDK है, और यहाँ पर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है P21। अगर आपने जरा सा भी सेल साइकिल पढ़ा होगा, या आपने अगर सेल साइकिल भी नहीं पढ़ा तो अगर आपने ट्यूमर सप्रेसर जीन्स पढ़े होंगे,
ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जब आप पढ़ते हैं कैंसर के टॉपिक में, वहां पर भी जो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीन आता है वो आपका P53 आता है। ठीक है, तो जब P53 के सिग्नलिंग के पाथवे को पढ़ते हैं तो जब आपका P53 एक्टिव होता है, उसी के लास्ट की जो सिग्नलिंग होती है वहां पे P21 एक्टिव होता है। और ये प्रोटीन्स कब एक्टिव होते हैं? जब सेल्स को ये सुनने को मिलता है या ये देखने को मिलता है कि किसी भी डीएनए के रेप्लिकेशन में आपको डीएनए डैमेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, किसी भी तरीके का डीएनए का डैमेज जब होता है तो ये आपके जो प्रोटीन होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं उसको सुधार करने के लिए। ठीक है, तो इस पूरे पाथवे में सबसे पहले आपका P53 एक्टिव होता है और फिर आपका P21 एक्टिव होता है। तो अगर आप यहाँ से इस ऑप्शन को ट्रैक करना चाहें तो P21 अगर मैं इस पूरे ऑप्शंस में देखना चाहूँ कि फंक्शंस के बारे में है, तो यहाँ पे मुझे एक वर्ड देखने को मिल रहा है, सप्रेस G1 SCDK एंड SCDK एक्टिविटी फॉलोइंग डीएनए डैमेज। तो यानी कि मैं इस वर्ड को पकड़ूंगा और मैं क्या करूंगा, डी को मैं सेकंड से मिला दूंगा। अब मैं ऑप्शन की तरफ आऊंगा और मैं ऑप्शन की तरफ देखता हूं तो मुझे डी का सेकंड केवल एक ऑप्शन में रखा हुआ मिल रहा है। तो यानी कि अब मुझे बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे नहीं भी पता था कि V1 क्या है, P27 क्या है, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज क्या है, तो भी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बाकी आप अपनी रजिस्टर पे जिस कॉपी पे नोट डाउन कर रहे हैं, अगर आप सेल साइकिल पूरा नहीं भी पढ़ पाते हो बेटा, तो कम से कम V1 का क्या रोल है, जैसे बी का देख लो, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया गया है। तो यानी कि V1 को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो कि ये फास्फोराइलेट करता है इनहिबिटरी साइट इन द सीडीके, इसको प्राइमरी इन्वॉल्व इन द सप्रेसिंग सीडीके एक्टिविटी बिफोर माइटोसिस। तो इस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन को आप देख लीजिएगा। जैसे सी का फर्स्ट है, P27 एक यूनिक है जो कि आपने 53, 21, P16 पढ़ते हैं, यहाँ पे 27 का भी नाम लिया गया है। तो इसके बारे में भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। और बाकी बाकी किस तरीके से आपको अवसर भी दिया जाता है CSIR के एग्जाम में कि आप 4 नंबर बहुत ही आसानी के साथ गेन कर सकें, तो उसी तरीके का ये क्वेश्चन था। आराम के साथ आप अपना 4 नंबर यहाँ पे ले सकते थे, जो कि दोनों ही क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है। तो समझ में आ गया है किस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है जो कि प्रोटीन के मॉडिफिकेशन का है, जो आप पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस पढ़ते हैं या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन था कि बहुत सारे स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं रिगार्डिंग द रोल ऑफ द प्रोटीन के मॉडिफिकेशन से। यहाँ पर आपको 4-5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यहाँ पे जो सबसे पहली नजर जो मुझे पड़ेगी, आपको पढ़नी चाहिए अगर आपने मेरे साथ CSIR, DBT, ICMR की तैयारी की है, तो आपका पहला नजर जाके रुकना चाहिए कोलेजन पे। ठीक है, कोलेजन की बायोसिंथेसिस का चैप्टर जो है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। यहाँ से क्वेश्चन जब मैंने चैनल क्रिएट किया था उसी के आसपास मैंने बना दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि कोलेजन एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है। बायोसिंथेटिक पाथवेज से क्वेश्चन आते हैं और इवन कोलेजन का क्वेश्चन अभी जो आपका रिसेंट में एग्जाम हुआ है ICMR GRF 2023 में भी एक क्वेश्चन आपका कोलेजन की बायोसिंथेसिस से पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ूंगा कि अटैचमेंट ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द प्रोलीन रेसिड्यू स्टेबलाइजिंग फाइबर्स ऑफ ए न्यूली सिंथेसाइज्ड कोलेजन। तो ये आपकी बिल्कुल सही बात है कि जब आपका हाइड्रोक्सी प्रोलीन जहां पे होता है वो आपकी स्टेबिलिटी का कार्य करता है। तो यानी कि इस स्टेटमेंट में मुझे कोई समस्या नहीं आएगी। और जब प्रोलीन की बात की जाएगी, कार्टिलेज की बात की जाएगी, कोलेजन की बात की जाएगी, तो वहां पे आपको हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो यानी कि अब मुझसे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट मुझे बताना है। तो जहां जहां बी रखा है अब मैं उसको कंसीडर करूंगा, और जहां पे बी नहीं रखा है मैंने उसको कट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से हमारा काम सॉल्व नहीं हुआ, बट फिर भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया और हमने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया। अब मैं जो दूसरी तरफ जाऊंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ये चीजें आप लिटिल बिट तो पढ़ते ही, अगर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी होगी। कह रहा है कि अटैचमेंट ऑफ द एसिटाइल ग्रुप टू द अमाइनो टर्मिनस ऑफ द प्रोटीन मेक इज मोर रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि चूंकि दो चीजें आप याद रखिएगा, जब भी प्रोटीन हो या डीएनए हो, जब भी वहां पे एसिटाइलेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, या प्रोटीन्स जो होती हैं वो किसी काम को करने के लिए एक्टिव हो जाती हैं। ए से एसिटाइलेशन और ए से एक्टिवेशन याद रखिएगा। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि आपका प्रोटीन एक एक्टिव फॉर्म में आएगा, और चूंकि जब वो खूब एक्टिव फॉर्म में है तो इसको बहुत सारे कार्य करने हैं। यानी कि उस प्रोटीन को आपको डिग्रेड नहीं होने देना है। ठीक है, इस प्रोटीन को मुझे डिग्रेड नहीं होने देना है। तो यानी कि जो जब एसिटाइल ग्रुप लग जाता है, मान लो कि प्रोटीन होगी, एन टर्मिनल से सी टर्मिनल होगा, और यहाँ पे मैंने अगर एसिटाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या होता है कि ये एज अ प्रोटेक्ट करता है इस पूरे प्रोटीन को। ठीक है, ताकि ये प्रोटीन आपकी डिग्रेड ना हो सके, और जो भी इसका इंपॉर्टेंट वर्कआउट है वो आपका प्रोटीन कर सके। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी जो है वो आप ट्रू मान सकते हैं। तो ए आप देख लीजिए, अब यहां से मेरा ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब ए और बी यहां पर भी दिया गया है, यहां पर भी दिया है। अब मुझे सी और डी में से फैसला लेना है। तो यहाँ पर भी आपका बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन अप्लाई होगा कि एडिशन ऑफ द शुगर, जब आप ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं,
तो मेक करता है प्रोटीन को मोर हाइड्रोफिलिक इनेबलिंग प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। और दूसरे कंडीशन में दिया गया है कि एडिशन ऑफ द शुगर या ग्लाइकोसाइलेशन मेक प्रोटीन मोर हाइड्रोफोबिक इनेबलिंग प्रोटीन फोल्डिंग। तो यहाँ पे आपको बस बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि जब भी आप शुगर जब जब भी आएगा, तो शुगर क्या है, अगर आप ग्लूकोज को उठाते हैं तो पानी में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। तो यानी कि अगर आप किसी के साथ, मान लो कि किसी व्यक्ति के साथ अगर आपने शुगर को अटैच कर दिया है, और तो क्या होगा, तो यानी कि इस चूंकि शुगर का तो लव है पानी, अगर आप इसको हाइड्रोफिलिक ही तो बोलोगे। शुगर जो होता है क्या है, अगर आप ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, किसी भी शुगर को, या स्टार्च है, या घर में आपके चीनी रखा है, उसको पानी में तो बहुत अच्छी से डिसॉल्व कर लेते हो ना। तो वही कहानी है कि अगर आपका शुगर जो है वो हाइड्रोफिलिक नेचर है, अगर आपने उसको प्रोटीन के ऊपर अटैच कर दिया है, तो जो प्रोटीन होगा उसका भी कहीं ना कहीं झुकाव जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोफिलिक नेचर की तरफ आ जाएगा। तो यानी कि ये स्टोरी जो हो जाएगी वो मेरी ट्रू हो जाएगी, और यहाँ पे जो कहानी बन जाएगा इसी के अपोजिट में हाइड्रोफोबिक तो नहीं होगा। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा मेरा, वो ए, बी और सी जो होंगे वो इसके करेक्ट आंसर बनेंगे। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। और सीएसआईआर के लिए जितने भी कंटेंट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, बायोसिंथेटिक पाथवेज, मैंने कोलेजन की सिंथेसिस है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, और क्या बोलते हैं, फैटी एसिड की सिंथेसिस है, दुनिया भर की चीजें वहां पे ऑलरेडी कवर है। तो आप उनको जाके जरूर देखिए, और किस तरीके से एक एक ऑप्शंस में वो आपको मिलेंगे, ये भी आपको मैं गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूं। तो यानी कि ये क्वेश्चन भी मेरा सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही बढ़िया इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है, वो छोटा सा यहाँ पे आपको बुद्धि लगा के यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक आपको सीन बनाकर दिया है, कह रहा है कि सुरेश व्यक्ति है जिसको बाइट कर लिया है एक पॉइजनस स्नेक ने, वाज इमीडिएटली ट्रीटेड विद एंटी वेनम ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन दिया गया, और वो सेव कर लिया गया। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी मैंने आपको वैक्सीन पढ़ाई थी, तो वहां पे जब ये कैटेगरी वाली कहानी आती है, तो उसमें होता क्या है कि चूंकि जब आपको सांप ने जब आपको काटा है, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी बॉडी के पास इतना समय नहीं है कि वो उस एंटीजन को पहचाने, और तब तक, क्योंकि क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ का जो इसका वेनम होगा, अगर मान लो कोबरा ओबरा काट लिया या कोई बहुत ही जहरीले सांप ने काट लिया, तो आपकी बॉडी जो होती है वो इतना समय नहीं है कि वो वहां पे टी सेल्स बी सेल्स को एक्टिव कराएगी और फिर आपके लिए एंटीबॉडी बना के लाएगी कि चलो भैया अब इसको सही कर लो। तब तक जो होगा वो वेनम जो होगा वो अपना काम दिखा चुका होगा। तो इस केस में क्या होता है कि हम बनी बनाई एंटीबॉडी जो होती है मार्केट से, मतलब ये एंटी वेनम इसको बोला जाता है, बनी बनाई एंटीबॉडी कह सकते हो इसको, हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं उस पर्सन में जिसको सांप ने काटा है। तो यहाँ पर ये कहानी होती है। बट ये क्या होता है कि चूंकि आपने जिस तरीके से आपने क्या किया है कि आपकी बॉडी ने कोई एफर्ट नहीं किया इस केस में, ठीक है, जब बॉडी ने एफर्ट नहीं किया, उसको बनी बनाई सारी चीजें मिल गई, तो वो पहचानता भी नहीं है। इस केस में क्या होता है कि आप तो तुरंत तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपकी बॉडी में कोई भी आपने एक्टिव नहीं है, ये आपकी एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। तो यहां पर कोई आपकी मेमोरी सेल्स की फॉर्मेशन नहीं हुआ है। मेमोरी सेल्स जो कि इम्यूनोलॉजी की जो सबसे मेजर प्रॉपर्टी, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बता दो कि इम्यूनोलॉजी में सबसे जो खूबसूरत प्रॉपर्टी है वो क्या है इम्यून सिस्टम की, तो क्या है, मेमोरी जो है वो उसकी सबसे खूबसूरत प्रॉपर्टी है कि आप की जो सिस्टम होती है वो पैथोजन के एंटीजन को रिकॉग्नाइज रखता है, ताकि दोबारा अगर वही पैथोजन आपकी बॉडी में प्रवेश करता है तो आप उसको बेटर तरीके से हैंडल कर सकें आपका बॉडी। तो इस केस में क्या होता है कि आपने एंटी वेनम दे दिया, उस सुरेश को आपने बचा लिया, ठीक है, सुरेश अब ठीक है। लेकिन एक साल बाद क्या हुआ है कि इसकी किस्मत खराब थी, इसको उसी सांप ने दोबारा काट लिया। वाज बाइटन बाय द सेम टाइप ऑफ स्नेक सेकंड टाइम। अब आप सोचोगे कि यार वही टाइप का स्नेक काटा है, तो क्या होगा कि उसके में उन चीजों को वो जल्दी अडॉप्ट कर लेगा। तो आपको बताना है कि प्रेडिक्ट हिज रिस्पांस टू द वेनम फ्रॉम द सेकंड बाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्या होगा कि आपको पूछ रहा है कि अब क्या रिस्पांस आएगा, तो हमें इस केस में भी सुरेश को वापस से एंटी वेनम ही देना होगा, ठीक है। यही इसकी कहानी का सारांश है, क्योंकि आपने बनी बनाई चीजें सुरेश को प्रोवाइड किया है, तो इसकी सेल्स के पास कोई भी मेमोरी नहीं है जिससे वो इस बात को याद रखे कि हमारी बॉडी को ये दिक्कत आई थी। तो यानी कि इसमें जो एक सेकंड ऑप्शन यहाँ पे रखा हुआ है कि ही विल बी इक्वली सेंसिटिव एट फर्स्ट इनकाउंटर बिकॉज देयर वुड बी नो रिकॉल ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर। तो यानी कि यहाँ पे कोई भी मेमोरी सेल्स नहीं है, जिसकी वजह से उसको नहीं पता है उसके सिस्टम को कि ये हम खुद से लड़ाई कर लेंगे, या उसकी बॉडी ने कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाई है। तो ये जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे चौथे ऑप्शन में दे रहा है कि मेमोरी सेल्स बनेगा ही नहीं। इसके अलावा जो फर्स्ट ऑप्शन है कि ही विल बी फुली प्रोटेक्टेड, बिल्कुल गलत बात है। देयर आर रेसिडुअल सेल्स या एंटी वेनम एंटीबॉडी दैट वर इन्वॉल्वड इन द ओरिजिनल फर्स्ट एनकाउंटर, हेंस विल बी प्रोटेक्टेड, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा।
तो इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका यही निकल कर आएगा कि सुरेश को दोबारा ही उतना ही सेंसिटिव है, आपको दोबारा मार्केट से खरीद कर लाना पड़ेगा एंटी वेनम का इंजेक्शन और सुरेश की बॉडी में आपको डालना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया है। बाकी इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जो कि आपका माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। यहां पर कह रहा है कि आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आर्ची सेल्स वॉल की मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, अब 4 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और ये आर्की आपने पढ़ा होगा जब आप बैक्टीरिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो उसमें आपका आर्की बैक्टीरिया आता है जो मैंने इनको लगा दिया है। तो इनके कुछ फीचर्स को मैं आपको बता देता हूं। ये आपके मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द लाइफ होते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक हाई साल्ट कंडीशन, टेम्परेचर वगैरह में पाए जाते हैं। इनकी सेल वॉल नॉर्मल जो आपकी बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है। लेकिन इनकी जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड होता है जिसको हम स्यूडोम्यूरिन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इनके पास लॉन्ग चेन ब्रांच लिपिड्स होती है जिसको फाइटोल्स बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कम करता है जिससे ये उस कंडीशन में अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं एक्सट्रीम हीट और लो पीएच वाली कंडीशन पे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्ची बैक्टीरिया में आप जब बैक्टीरिया में आप हाइड्रोकार्बन चेन वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे ईस्टर लिंकेज होता है, लेकिन आर्ची बैक्टीरिया में ईथर लिंकेज होता है। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, हालांकि आने वाले टाइम में मैं कराऊंगा, तो उसमें एक क्वेश्चन में ये आपका सीएसआईआर ने पूछा भी है वहां पर। तो जो एक मेजर कॉन्सेप्ट होता है कि आर्ची बैक्टीरिया में जो लिंकेज होता है वो आपका ईथर लिंकेज होता है। नॉर्मली केस में क्या होता है बेटा, ईस्टर लिंकेज जो होता है वो आपका नॉर्मल बैक्टीरिया वगैरह में देखने को मिलता है, लेकिन आर्ची बैक्टीरिया में मुझे क्या देखने को मिलेगा, ईथर लिंकेज देखने को मिलेगा। अब 4 स्टेटमेंट्स मुझे दिए गए हैं, अब मैं यहां से किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा उसको भी देखिए। तो जैसे कि सी स्टेटमेंट दिया गया है कि आर्की की जो सेल वॉल होगी वो सस्पेक्टेबल होगी फॉर द लाइसोजाइम, यानी कि लाइसोजाइम जो कि आपने पढ़ा होगा, जो कि आपके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टीयर्स में होता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ होता है ये भी आप इसको नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी पर। हो सकेगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, वो भी बताइएगा। बेसिकली क्या होता है कि लाइसोजाइम जो होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है और उसकी सेल, चूंकि बैक्टीरिया को किल करता है और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है मैंने आपको बताया कि वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, तो यानी कि लाइसोजाइम का जो एक्शन होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन पर होता है, लेकिन यहाँ की जो सेल वॉल है वो आपकी स्यूडोम्यूरिन की बनी हुई है। तो यानी कि लाइसोजाइम जो होगा वो इसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि ये जो होगा ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यानी कि हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं। तो अब यहां पर जो करेक्ट स्टेटमेंट मुझे बताने हैं, तो सी मेरा इनकरेक्ट है, मैंने इसको काट दिया, मैंने इसको काट दिया। डी मुझे दोनों ही ऑप्शन में दिख रहे हैं और यहां से आप इंफॉर्मेशन अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि आर्ची की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होती है जो लिंक होती है ग्लिसरॉल से बाय द ईथर लिंकेज यहाँ पे मिलता है, ये आपको याद रखना है। और ये करता क्या है, जो कि यहाँ पे मैंने बता दिया है, ये आपकी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कम करता है जिससे वो हार्श कंडीशन में बहुत ही आसानी के साथ सर्वाइव कर लेते हैं। तो यानी कि डी स्टेटमेंट जो है मेरा सही है और दोनों ही ऑप्शन में रखा हुआ है। बाकी जो एक अलग इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आर्ची बैक्टीरिया कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग ऑफ द सेल वॉल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्ची की जो सेल वॉल होती है वो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव दोनों ही तरीके से स्टेन हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि वो किस जीनस का है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ग्राम पॉजिटिव होता है तो वहां पे पेप्टाइडोग्लाइकॉन या लाइपोपॉलीसेकेराइड वाली स्टोरी होती है, यहाँ पे उस तरीके की स्टोरी है नहीं। ठीक है, सॉरी, ग्राम पॉजिटिव वाले में आपका टिकोइक एसिड होते हैं, ये वाली स्टोरी रहती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स वाली। ठीक है, तो जिनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है, टिकोइक एसिड होता है, वो सब पाए जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव से स्टेन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली स्टोरी नहीं होती है, बस आपको एडिशनली याद रखना थोड़ा सा, अगर आप आर्ची बैक्टीरिया को डिटेल में जाके पढ़ोगे तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन होगा वो आपका गलत हो जाएगा कि आरसी आर कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग ऑफ द सेल वॉल। केवल ग्राम पॉजिटिव नहीं होता है, ये ग्राम पॉजिटिव या निगेटिव दोनों होते हैं, डिपेंड करता है इनके जीनस पे। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा मेरा वो ए और डी हो जाएगा। तो यहाँ तक कहानी हमने समझ ली है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, आर्ची बैक्टीरिया के बारे में आज हमने समझ लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, थोड़ा बहुत मौका मिलेगा अगर आपके पास कोई बुक्स अवेलेबल होगी, नहीं बुक्स अवेलेबल है तो गूगल पे एक बार आर्ची बैक्टीरिया डालकर जरूर सर्च करना और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी एक बार रीड आउट जरूर कर लेना। ठीक है, ईस्टर लिंक के स्नेक वाले क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व किया, एंटी वेनम वाली स्टोरी हमने बता दिया। इसके बाद प्रोटीन मॉडिफिकेशन कोलेजन सर ने बोला है कि आपको उससे पढ़ना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। इसके बाद हमने P21 को कैसे हमने पकड़ के एक हमने मैचिंग के क्वेश्चन को सॉल्व किया। बाकी सारे पॉइंट्स को हम अपनी कॉपी में लिखेंगे और थोड़ा सा हम सेल साइकिल को अपने लेवल पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद एक आपका कोडिंग सीक्वेंस था जेनेटिक
कोड ऑन वाले इन्फॉर्मेशन से हमने वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे कुछ आपके साथ साझा किए। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लक्ष्य जेआरएफ टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, थोड़ा सा खुलकर सामने आइए, संवाद करिए। जो चीजें नहीं समझ में आती है उसको बताइए, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर चीज को आप यहाँ से पढ़ लीजिए, वहां से पढ़ लीजिए। बट अपनी चीजों को बनाने के लिए आपको स्वयं सामने आना पड़ेगा। तो आशा है कि इस वीडियो में आपके अच्छे कमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। कोई चीजें अगर नहीं समझ में आई है तो वो भी आप अपनी बात को रखेंगे और अच्छे से तैयारी करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।